हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। सो दोस्तों, मैं आशा कर रहा हूं कि आप सबकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी बिकॉज अब एग्जाम के लिए टाइम बहुत ही कम रह गया है। इट्स अ टाइम टू पुल अप योर सॉक्स फॉर द एग्जामिनेशन बिकॉज अब क्या होगा कि जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं बहुत ज्यादा माइंड में एंग्जाइटी भी आएंगी, बहुत चीजें आप रीड कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो। और अब इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारा बच्चों के माइंड में एक कॉमन कंफ्यूजन जो आती है विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स, वो एक मैं कह सकता हूं प्रॉब्लम नहीं है, वो एक कॉमन कंसर्न है हर बच्चे का, जो कि है कि सर करंट अफेयर्स को रिटेन कैसे करना है। बिकॉज आप इतना फैक्चुअल डाटा पढ़ रहे हो या आप इतनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो अपने माइंड में, तो उसको याद कैसे करना है ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या प्रोबेबल ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो फॉर रिटेनिंग द करंट अफेयर्स फॉर योर एपीएफसी एज वेल एज ईओएओ एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बेसिक ब्रीफ देना चाहता हूं ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, जहां पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बोथ फॉर एपीएफसी एज वेल एज ईओएओ। एपीएफसी के आपको 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, यानी कि 2002, 2004, 2012 और 2015, और ईओएओ के 2017 और 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर्स यहां पे अवेलेबल हैं और ये बिल्कुल फ्री हैं। एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बिलो में, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और आप इन प्रीवियस ईयर पेपर्स को अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं बिकॉज इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे एनालाइज करने के लिए किस तरह का एग्जामिनेशन आपको, किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे इन एग्जामिनेशन में। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में, जहां पे सबसे पहले मैंने 4 पिलर्स बनाए हैं जो कि एक पॉइंट ऑफ डिस्ट्रैक्शन भी हो सकते हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी है, उन 4 पिलर्स में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डिस्ट्रैक्शन होती है सोर्स, कि क्या सोर्स पढ़ना है। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है क्योंकि रिटेन करने से पहले सबसे जनरली प्रॉब्लम यही आ जाती है कि सोर्स कौन सा फॉलो करूं। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे टाइमलाइन, कि क्या एक डिफाइंड टाइमलाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इतना ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको एक डिफाइंड सेट ऑफ टाइमलाइन सेट करना पड़ेगा, तभी आप उस करंट अफेयर को रिटेन कर पाओगे। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 5 साल पहले का करंट अफेयर याद करना है, वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना। आप 5 साल से करंट अफेयर्स कैसे रिटेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी है, स्मॉल मेमोरी है और हमारा एक लिमिटेड प्रोसेस है, तो हम हर चीज तो नहीं याद कर पाएंगे। तो इसीलिए एक टाइमलाइन डिफाइन होना बहुत जरूरी होता है जब भी आप करंट अफेयर्स को पढ़ते हो। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रायोरिटी टॉपिक्स, जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मैंने अभी बोला है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसी पेपर के एनालिसिस के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने हाईलाइट किए हैं जो आपको पक्का पढ़ने चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन। लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे रिटेंशन टिप्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, इन ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं, इन मेथड्स को यूज कर सकते हैं फॉर रिटेंशन ऑफ योर करंट अफेयर्स। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हमारे पिलर नंबर 1 की। पिलर नंबर 1 है सोर्सेज। तो सोर्सेज में सबसे बड़ा कंसर्न क्या है, क्योंकि ये कंसर्न है, रिटेंशन से पहले कंसर्न है। आप देखिए मल्टीपल सोर्सेज है, मल्टीपल न्यूज़पेपर चल रहे हैं मार्केट में, मल्टीपल मैगजीन्स चल रही हैं मार्केट में। तो अगर आप इन सबको पढ़ने बैठ जाओगे तो यार रिटेंशन होगी ही नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि रिटेन इस क्यों नहीं हो पा रहा। आप इतना कुछ पढ़ी जा रहे हो डिफरेंट सोर्सेज में, आपका माइंड उस चीज को इम्बाइब ही नहीं कर पा रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको इतने सोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, यू हैव टू स्टिक टू द सिंगल सोर्स। आप एक सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए, ठीक है, और उसी को बार बार पढ़िए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एक सबसे बड़ा हर्डल आता है रिटेंशन को करने से पहले कि सर पढ़े कहां से। आप एक सिंगल सोर्स को फॉलो कीजिए, उसको बार बार पढ़िए। सबसे पहला रिटेंशन टिप ये है कि कभी भी किसी मैगजीन को एक रीडिंग मत दीजिए, एटलीस्ट 2 या 3 रीडिंग्स दीजिए। और दूसरी बात है दोस्तों, कभी भी मल्टीपल सोर्सेज की तरफ मत भागो। अगर आप मल्टीपल सोर्सेज की तरफ भागोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, आपको जो चीज रिटेन करनी थी, रिटेन करने के बजाय आपका दिमाग सिर्फ इस चीज पे फोकस कर रहा है कि मैं वहां से भी पढ़ लेता हूं, मैं यहां से भी पढ़ लेता हूं, तो उसका एंड रिजल्ट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है। तो ये बेनिफिट आपको नहीं करेगा। तो पहला पॉइंट ऑफ रिटेंशन इज कि एक सोर्स को पढ़िए पर उसको थॉरोली, उसको अच्छी तरह पढ़िए। दूसरा पॉइंट है टाइमलाइन। तो क्या एक डिफाइंड टाइमलाइन होनी चाहिए फॉर रीडिंग दी करंट अफेयर्स।
तो यार डिफाइंड टाइमलाइन है आपके लिए 6 मंथ्स, तो इसको तो प्रिंट कर लीजिए 6 महीने। अब आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि सर पेपर तो यूपीएससी कंडक्ट करवा रहा है, और पेपर में यूपीएससी तो जनरली 1 साल के करंट अफेयर्स पूछता है, और आप बोल रहे हो सिर्फ 6 मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, तो हाउ कम दैट पॉसिबल। देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है कि 1 साल के करंट अफेयर्स यूपीएससी पूछता है, यूपीएससी की टेंडेंसी है 1 साल के करंट अफेयर्स पूछने की, बट उन 1 साल में से सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हैं, वो होते हैं आखिरी 6 महीने के करंट अफेयर्स। बिकॉज इन 6 महीने की अगर पहले की मैं बात करूं तो वहां पे जो रिटर्न ऑफ आउटपुट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है, तो आपको प्राइम इंपॉर्टेंस जो है वो इन 6 महीनों के करंट अफेयर्स को देनी चाहिए। और अब 6 महीने का टाइमलाइन डिफाइंड कैसे करना है, आपका दोस्तों एग्जाम है 2 जुलाई को, ठीक है, और यूपीएससी का पेपर बेस्ड पेपर है, तो ऑनलाइन तो नहीं है, तो अगर हम एक डेट लें तो हम लोग डेट ले सकते हैं डिसाइडेबल 15 जून, ताकि इस टाइम तक आपका एग्जामिनेशन जो है या पेपर जो है वो बन चुका होगा, टेंटेटिवली 15 दिन पहले पेपर बन गया होगा, तो 15 जून की हम एक डेडलाइन डेट रखते हैं। अब हम इससे 6 महीने पीछे जाएंगे तो डेडलाइन हमारी बन जाती है 15 दिसंबर। तो जी हमें करंट अफेयर्स कहां से पढ़ने हैं, 15 दिसंबर से पढ़ने हैं या 1 दिसंबर से पढ़ने हैं या 1 जनवरी से पढ़ने हैं। अगर मैं 6 महीने की टाइमलाइन बनाता हूं तो 15 दिसंबर से हमें करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए। ऑन दिस नोट वी कैन से कि अगर आप दिसंबर से जून तक के करंट अफेयर्स कर लेते हो तो आप एक काफी सेफ स्कोर एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द करंट इवेंट्स, क्योंकि ये एक को टाइमलाइन है, आपको पता है कि मुझे इतने महीने पढ़ना है, तो आपको याद करना भी आसान हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको ह्यूज नंबर है, पाई नंबर ऑफ बुक्स है, इतनी बुक्स हैं पढ़नी है, आप उसको सोच के ही तो भूल जाओगे कि यार मुझसे याद नहीं होगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, आप उसको शुरू ही नहीं करोगे। बट अगर मैं आपको बोलूं कि बुक्स इतनी हैं, यार इसको 4 बार पढ़ लो, याद हो जाएगा, इसमें से पेपर आएगा, आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाएगा, आपको याद आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो पहले 2 पिलर्स मैंने आपको बताए हैं ये बेसिकली एक हिकअप्स हैं, ठीक है, ये एक हर्डल्स हैं जो रिटेंशन नहीं होने देते। सोर्सेज मल्टीपल फॉलो करते हो तो रिटेंशन नहीं हो पाती है, टाइमलाइन बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं करोगे तो रिटेंशन नहीं हो पाती। और इन 6 महीने का मतलब दोस्तों 6 महीने हैं, यहां पे मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि 6 में से 3 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, नहीं। आप एक यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो 6 महीने तो आपको बहुत ही अच्छी तरह रिवाइज करने हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। अब चलते हैं हमारे पिलर नंबर 3 के ऊपर कि कौन से ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। बिकॉज आप इतने मल्टीपल चीजें रेफर कर रहे हो, इतनी मल्टीपल चीजें पढ़ रहे हो फॉर द एग्जामिनेशन, तो कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे ना जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। तो क्या है वो टॉपिक्स, तो ये प्रायोरिटी लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ द पास्ट एग्जामिनेशन। तो ये है जी प्रायोरिटी लिस्ट जो आपको फॉलो करनी चाहिए, ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। वो टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे पहला टॉपिक आता है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स, क्योंकि स्कीम्स एक ऐसा कंपोनेंट है इस एग्जामिनेशन में जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर्स का पार्ट नहीं है, बट इनडायरेक्टली इस एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि स्कीम्स आपकी करंट अफेयर्स के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट में भी पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। तो इसका मतलब स्कीम्स आपके लिए करंट अफेयर्स के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का भी रोल प्ले करेंगी। तो स्कीम्स आपको अच्छी तरह पढ़नी है, और स्कीम्स अच्छी तरह पढ़ने का मतलब क्या है कि उसमें आपको यही नहीं कहना है कि नहीं सर मैं सिर्फ लॉन्च ईयर पढ़ के चला जाता हूं या फिर मैं सिर्फ की फीचर्स पढ़ के चला जाता हूं, नहीं। अगर आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो इन टॉपिक्स को आपको फुल फ्लेज अच्छी तरह ही पढ़ना होगा, बिकॉज इट्स एन एग्जामिनेशन ऑफ यूपीएससी। और यूपीएससी कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आप सिर्फ ये सिलेक्टेड डायमेंशंस पढ़ लीजिए और आपका करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा या आपकी स्कीम्स के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, नहीं। आपको सारे डायमेंशंस पता होने चाहिए, बिकॉज यूपीएससी कैन प्ले विद अस ऑन एनी ऑफ द डायमेंशन। दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम लोग ना कन्वेंशनल टॉपिक नहीं बोल जाते, जो कि है फर्स्ट इन न्यूज। ये कोई कन्वेंशनल टॉपिक नहीं कि नेशनल न्यूज है, पॉलिटिकल न्यूज है, बट ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर कोई भी चीज एक डिफाइंड टाइमलाइन में जो हमने डिस्कस किया 6 महीने में पहली बार हुई है तो उसके आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी दिख सकते हैं, इनडायरेक्टली भी दिख सकते हैं। डायरेक्टली का मतलब वो सीधा पूछ सकते हैं कि भारत में पहली मेट्रो सिटी जो कि डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट कर रही है वो कौन सी सिटी है, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है कि केरला में, ठीक है, कहां पे, केरला में जो कोची मेट्रो स्टेशन है वहां पे अभी ही डिजिटल पेमेंट स्टार्ट की गई हैं, तो वो किसके द्वारा, मतलब किस कंपनी के द्वारा जो है वो इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। तो मतलब क्या, यहां पे उन्होंने आपसे फर्स्ट वर्ड कहीं पे यूज नहीं किया, बट उन्होंने सवाल उसी चीज से पूछा जो कि पहली बार हुई है।
तो दिस इज द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस सेकंड टॉपिक, दैट इज फर्स्ट इन न्यूज। फिर आता है तीसरा टॉपिक जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जहां पे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स की आप बात करते हो, बिकॉज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नो इंडिया प्रोग्राम पे सवाल पूछा गया हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में, तो इसी तरह जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जामिनेशन में इस साल भी पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों तीसरी अवार्ड है, तीसरी कैटेगरी को मैं बोल सकता हूं, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस। डिफेंस एक्सरसाइजेस जो हो रही हैं, कोई साइंस इनिशिएटिव अनाउंस हुआ है, कोई स्पेस से न्यूज की न्यूज है, तो वो आपको कवर करनी है फॉर द एग्जामिनेशन। जैसे मैं साइंस की बात करूं तो इसरो पे क्वेश्चन आया था, जहां पे इसरो ने जब स्क्रैमजेट इंजन लॉन्च किया था तो उस पर सवाल पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में। डिफेंस एक्सरसाइजेस पे सवाल पूछा गया आपके एग्जामिनेशन में, तो डिफेंस एक्सरसाइजेस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा अगला टॉपिक आता है अवार्ड्स। तो अवार्ड्स कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, बट यहां पे मैं आपको एक चीज एडवाइस करूंगा कि इन अवार्ड्स को आपको बहुत ही स्मार्टली रीड करना है। क्या आपको सभी अवार्ड रीड करने हैं कि केरला में किसको अवार्ड मिला है या राजस्थान में किसी को अवार्ड मिला है? नहीं, आपको प्रोमिनेंट अवार्ड्स पहले प्रायोरिटी पे याद करने हैं। जैसे ऑस्कर अवार्ड्स हुए हैं, भारत रत्न अवार्ड है, पद्मश्री या पद्म विभूषण अवार्ड किसी को मिले हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसी को मिला है, ठीक है, या फिर फुटबॉल में जो बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं, गोल्डन बूट मिल जाता है, ठीक है, या फिर किसी को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में एंट्री दिलवाई गई है। तो इस तरह के जो अवार्ड्स हैं, जो बिग अवार्ड्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं प्रायोरिटी पे। फिर आते हैं दोस्तों हमारी बहुत ही फेवरेट कैटेगरी, जो कि इन दो एग्जाम्स की तो बहुत फेवरेट है, वो है स्पोर्ट्स कैटेगरी। तो स्पोर्ट्स में भी दोस्तों सेम चीज है, आपको हर एक इवेंट नहीं याद करना है, आपको यहाँ पे मेजर इवेंट्स पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं इस साल की बात करूं तो कुछ प्रोमिनेंट मेजर इवेंट्स जो हुए हैं, फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, वुमेन्स आईपीएल का पहला इनॉग्रल एडिशन हुआ है, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पहली बार हुआ है, तो वो पता होना चाहिए, ठीक है जी। उसके अलावा अगर कोई मेजर इवेंट हुआ है तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ना कि आपको हर बेसिक स्पोर्ट्स न्यूज पढ़नी है कि दुबई ओपन हो गया है या ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया है। वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई रिकॉर्ड ही बन जाए, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा तो वो इंपॉर्टेंट है, नहीं तो वो टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होते इन रिस्पेक्ट टू दिस एग्जामिनेशन। तो ये आ जाता है आपका स्पोर्ट्स कैटेगरी। फिर आ जाता है अपॉइंटमेंट्स और पर्सनल न्यूज। तो यहां पे भी दोस्तों अपॉइंटमेंट्स, आपको मेजर अपॉइंटमेंट्स याद करनी है, आपको नॉर्मल बैंकिंग अपॉइंटमेंट नहीं याद करनी कि इस बैंक का एमडी बन चुका है, इस बैंक का सीईओ बना है, वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। बट यहां पे आपको जो प्रोमिनेंट न्यूज है, ठीक है, जैसे कोई बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हुए होंगे, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस तरह की आपको अपॉइंटमेंट्स पता होनी चाहिए। सिमिलरली पर्सनल न्यूज में कोई फेमस पर्सनैलिटी की डेथ हो जाती है या किसी फेमस पर्सनैलिटी किसी न्यूज में आते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है प्लेसेस इन न्यूज। तो प्लेसेस इन न्यूज जो आपका पार्ट रोल प्ले करता है, इट्स रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफी प्ले करता है, कि ज्योग्राफिकली प्लेसेस इन न्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लेस में अर्थक्वेक आया है, तो आपको अर्थक्वेक कितना आया है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जिस जगह पे अर्थक्वेक आया है उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन तो पता होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई द प्लेसेस इन न्यूज बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। और फिर दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो रिपोर्ट्स में से भी आप 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन एग्जामिनेशन में, एपीएफसी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ईओ एग्जामिनेशन में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, रिपोर्ट सिर्फ आपको नेशनल नहीं पढ़नी है, ऐसे नहीं कि नीति आयोग की रिपोर्ट है या मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट्स है आपको वही पढ़ने, नहीं, आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट भी अच्छी तरह कवर करनी है, जो कि हो सकती हैं यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, यूनिसेफ की रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, तो आपको उनका भी आइडिया होना चाहिए। और यहां पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ग्लोबल फाइंडिंग्स और इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग दोनों पे ही ध्यान देना है। अगर किसी चीज में इंडिया को ज्यादा हाईलाइट किया है तो वहां पे इंडिया स्पेसिफिक फाइंडिंग, और अगर इंडिया की किसी स्टेट को हाईलाइट किया गया है कि इंडिया की, फॉर एग्जांपल जैसे सवाल आया था 2012 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कि चाइना से ऊपर कौन सी स्टेट्स इंडिया की जाए जिन्होंने बेटर परफॉर्म किया है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया आपको पता होनी चाहिए अगर इंडिया ने ग्लोबल लेवल में कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो ये थी दोस्तों अब आपकी प्रायोरिटी लिस्ट, ठीक है। तो रिटेंशन में ये भी हेल्प करेगा कि यार इतना ज्यादा क्यों पढ़ना है, इन टॉपिक्स को आप प्रायोरिटी पे पढ़िए, ठीक है, और आप यहाँ पे अराउंड एंड अराउंड अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल करंट इवेंट्स की, तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसके बाहर से सवाल नहीं आ सकते हैं, बट फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि वहां पे प्रोबेबिलिटी कम है। अगर आपके एग्जाम में 20 सवाल आते हैं तो ऑलमोस्ट 13 से 14 सवाल आपके इसी डोमेन में से आएंगे। आप 4 से 5 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि इन डोमेन्स के बाहर आ सकते हैं।
तो आपका 70% पेपर इसी चीज के थ्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रायोरिटी लिस्ट। अब आते हैं हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटेंशन टिप्स। ये क्या ऐसे तरीके आपको यूज कर सकते हैं जिससे आप करंट अफेयर्स को रिटेन कर सकते हो। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अब जो आपके हिकअप थे, हर्डल से, वो खत्म हो चुकी हैं। पहली हर्डल कि क्या इतने सोर्स कैसे फॉलो करो, भाई आप एक सोर्स फॉलो करो। आप 2 साल मत पढ़िए, आप 6 महीने पढ़ लीजिए। आप सारे टॉपिक्स मत पढ़िए, आप कुछ लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ लीजिए। बट अब इनको भी पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता के जा रहा हूं इस वीडियो के एंड में। सबसे पहला ट्रिप दोस्तों ये है कि मैंने आपको बोला है, कोई भी डॉक्यूमेंट सिंगल रीडिंग से आपकी हेल्प नहीं करेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। कभी भी किसी डॉक्यूमेंट में सिंगल रीडिंग करोगे तो आपको याद नहीं होगा। कम से कम 2 बार एक डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़िए। और 2 बार पढ़ने का तरीका कैसे होता है, पहली बार आपको डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक कर्सरी लुक देना है, उसको ज्यादा रिटेन, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कि पहली बार में आपको याद हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को सिर्फ एक बार पढ़ लो ताकि आपके दिमाग में ये आइडिया हो जाए कि यार इस डॉक्यूमेंट में ये चीजें बोली गई हैं, और फिल्टर आउट कर लो कि कौन सी न्यूज आपको लग रहा है कि यार ये इतनी रेलिवेंट नहीं है। दूसरे रीडिंग में आप उस डॉक्यूमेंट को आराम से पढ़िए, ठीक है, और अब जाके अपने पॉइंट्स को हाईलाइट करना स्टार्ट कीजिए। तो दिस इज द पर्पस ऑफ 2 रीडिंग्स टू अ डॉक्यूमेंट। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं, आपने करंट अफेयर्स एक बार भी नहीं पढ़ा है, तो यार आप 2 को 3 कर सकते हो। तो एटलीस्ट गिव 3 रीडिंग्स टू अ डॉक्यूमेंट। तो मिनिमम ये तो हमें करना ही पड़ेगा। दूसरा है दोस्तों, आप बना सकते हैं फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स कैसे बनते हैं मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। फिर दोस्तों अगला पॉइंट है, आप माइंड मैप्स बना सकते हैं। माइंड मैप्स इज अ काइंड ऑफ फ्लो चार्ट, ठीक है। तो इसको हम एक टाइप से बोलते हैं कि आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं किसी इंफॉर्मेशन का, जो कि आपको रिटेंशन करने में हेल्प कर सकती है। क्योंकि आप बड़ी बड़ी लाइनें मत पढ़िए, आप सिंपल फ्लो चार्ट बना लीजिए। पॉइंट्स बॉक्सेस बनाओगे क्योंकि इंफोग्राफिकल हो जाता है, विजुअलाइज करना आसान हो जाता है और रिटेंशन आसान हो जाती है। थर्ड है न्यूमोनिक्स बना लेते हैं। आप कोई ना कोई वर्ड बना सकते हैं, वर्ड प्ले खेल सकते हैं किसी ना किसी चीज के साथ, जिस तरह आप किसी चीज को रिटेन कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिए मोर एंड मोर नंबर ऑफ एमसीक्यूज। यहां पे कोई भी सिंगल सोर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। आपको जहां से एमसीक्यूज मिल रहे हैं, अच्छे लेवल के एमसीक्यूज मिल रहे हैं, आप सॉल्व कीजिए डेली, वो आपको करना चाहिए, ठीक है। बट पढ़ना एक सोर्स से है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पे। और फिर जो गलतियां आपने की हैं उनको एनालाइज कीजिए, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ऑल्टरनेट डे पे अपने आप को रिवाइज कीजिए। अब दोस्तों सबसे पहले चलते हैं, जो मैंने आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक नंबर 1, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड क्या होता है, देखिए फ्लैश कार्ड क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। तो मार्च में ना केरला के ऊपर बहुत ज्यादा न्यूज आई। अब मुझे मल्टीपल न्यूज याद करने, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक पॉइंट बनाया केरला, और मैंने देखा केरला के ऊपर क्या क्या न्यूज आई है। तो अब किसी भी इंफॉर्मेशन, वो आपके ऊपर है कि आप क्या टॉपिक के हिसाब से बनाना चाहते हो। केरला के ऊपर देखिए 3 न्यूज आई हैं। पहली बात है, केरला ज्योति अवार्ड दिया गया है, दैट इज एमटी वासुदेवन नायर को। उन्नति प्रोग्राम केरला में लॉन्च हुआ है, जिसका पर्सपेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देनी है अमंग द यूथ बिलोंगिंग टू SC/ST कम्युनिटी। और फिर आता है कोची मेट्रो, जो कि पहली मेट्रो बनी है डिजिटल करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए फॉर दी पार्किंग। तो ये मैंने 3 न्यूज जो है सिर्फ एक टॉपिक से रिलेट किए, केरला, क्योंकि मुझे पता है इन सब में सबसे कॉमन पॉइंट क्या था, केरला। तो मैंने केरला कहां पे न्यूज में, मैंने वहां से एक टॉपिक बनाया और इनको याद कर लिया। तो दिस इज द पर्पस ऑफ फ्लैश कार्ड, ठीक है, जहां पे आप एक टेबुलर फॉर्म में अपने टॉपिक्स रख लीजिए और इनको इनमें ऐड करते रहिए, जैसे जैसे जो भी आपका सीक्वेंस है। आपको लगता है आपको फैक्ट याद, आपको ईयर याद करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि 2025 का मुझे डाटा याद करना, मुझे याद आया टीबी। 2027 का मुझे याद आया कि हम बोल रहे हैं लेप्रोसी मुक्त भारत बनाने का, ठीक है। तो मैंने इसी तरह बना सकता हूं, यहां पे मैं लिख दूंगा ईयर 2025, 2027 और 25 के सामने टीबी, 2027 के सामने लेप्रोसी। तो इस तरह करके मैं डेट्स को भी याद कर सकता हूं। इसी तरह से अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, वो मैंने रखा है फीफा वर्ल्ड कप। अब मैं फीफा वर्ल्ड कप को सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज करूंगा, मैं मैगजीन्स को बार बार देखूंगा। मैंने एक अपना फ्लैश कार्ड बनाया है जहां पे मैंने फीफा वर्ल्ड कप की सारी मेजर अचीवमेंट्स लिख दी हैं। वेन्यू कौन सा है, कतर है, जीता कौन है, अर्जेंटीना जीता है। फिर मैंने अवार्ड्स दिए, गोल्डन बूट म्बाप्पे को मिला है, गोल्डन ग्लव मार्टिनेज को मिला है, गोल्डन बॉल मेसी को मिला है। फिर मोरक्को पे सवाल आ सकता है कि मोरक्को पहला अफ्रीकन कंट्री बना था जो कि सेमीफाइनल में तक पहुंचा था। फिर मेसी पहले प्लेयर बने हैं जिन्होंने हर नॉकआउट स्टेज में स्कोर किया है। फिर दीपिका पादुकोण फर्स्ट इंडियन बनी है, एज वेल एज फर्स्ट ग्लोबल पर्सनैलिटी बनी है जिन्होंने कि ट्रॉफी को अनवील किया था। और नेक्स्ट वर्ल्ड कप आपका मैक्सिको, कनाडा और यूएसए में होगा 2026 में, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, मैंने फीफा वर्ल्ड कप को भी एक ही जगह पे यहां पे आके सेटल्ड अप कर लिया है। तो इस तरह करके दोस्तों आप अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। एक पेजेस बना लीजिए जो भी आप पढ़ रहे हैं,
ठीक है, आपने रीडिंग की, आपने रिवाइज किया, तो अब आपने अपने फ्लैश कार्ड बना लिए। ठीक है, और इन फ्लैश कार्ड के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा कि दोस्तों सीधा फ्लैश कार्ड पे जंप मत करना। आप पहले न्यूज को रीड करना, एमसीक्यूज को सॉल्व करना, फिर जो जो आपकी गलतियां हो रही हैं उनको आप इन फ्लैश कार्ड के थ्रू मेमोराइज कर सकते हैं। ये है हमारा ट्रिक नंबर 1। अब बात करते हैं, क्योंकि हर न्यूज पे तो आप फ्लैश कार्ड भी नहीं बना सकते, फिर बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 जो कि है माइंड मैप्स, जिसको मैं बोलता हूं फ्लो चार्ट प्रेजेंटेशन है। इसको आप एज ए इंफोग्राफिक यूज कीजिए। अगर मैं आपको एक पूरा पैराग्राफ ही दे दूं जीवन ज्योति बीमा योजना के ऊपर, तो शायद याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन सबको बेसिक पैरामीटर्स में डिवाइड किया है कि किस सवाल किस किस चीज पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट आ सकती है लॉन्च ईयर के ऊपर, स्टेटमेंट आ सकती है हमारी मिनिस्ट्री के ऊपर, एम के ऊपर, एलिजिबिलिटी के ऊपर और फीचर्स के ऊपर। तो मैंने इनको 5 ब्रॉड पैरामीटर्स बताए और इनके ऊपर मैंने अपनी स्कीम को यहां पे एनालाइज करना स्टार्ट किया। तो ये एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन बन जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है, जिससे आपको रिटेन करना आसान हो जाता है। तो फिर मैं बात करूंगा, बनाना एक चीज है यार, फिर भी आपको याद तो करना ही पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट नंबर 2 हियर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू माइंड मैप। तीसरा पार्ट है दोस्तों, न्यूमोनिक्स बनाने स्टार्ट हो सकते हैं। न्यूमोनिक्स बेसिकली क्या होता है, एक वर्ड प्ले होता है जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी वर्ड प्ले बनाए जिस तरह से आपको चीजें याद हो सकती हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल दिखाता हूं। अभी रिसेंटली फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस हुआ था, यहां पे मल्टीपल चीजें हुई हैं। वाटर बॉडीज में क्या होता है, वाटर रिजर्वायर्स होते हैं, वाटर कंजर्वेशन सिस्टम होता है, टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं। तो मुझे इन सबको याद करना है, तो कैसे करूंगा, मुझे हर एक तो मैं स्टेट याद ही नहीं करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वर्ड प्ले खेला है। वर्ड प्ले कैसे खेला, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टैंक्स में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, लेक्स में तमिलनाडु है, वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स में महाराष्ट्र टॉप पे है। तो इनको याद करने का ट्रिक मैंने कैसे बनाया है, मैंने अपने ये निमोनिक्स बनाए। मैंने बोला टैंक अंधा है, तो अंधा से मुझे याद आया आंध्र प्रदेश। ठीक है, मैंने बोला लेक्स जो है वो टेमी है, तो अब इसका कुछ सीक्वेंस नहीं बनेगा, लॉजिकल नहीं होगा, बट वो आपके इस पे आप जिस तरह मैं जिसको याद कर सकते हो। लेक्स टेमी है तो मुझे याद है लेक्स अब तमिलनाडु से आती हैं। वाटर कंजर्वेशन कहां पे होती है, महा लेवल पे होती है, बड़े लेवल पे होगी। तो महा से मैं लिखा महा वाटर लेवल कंजर्वेशन हुई, महा लेवल पे वाटर कंजर्वेशन हुई, महा इज महाराष्ट्र। इसके अलावा जो बाकी चीजें बचती है, जैसे कि पॉन्ड बचते हैं, जैसे कि पानी तालाब वेस्ट में है, तो मतलब वाटर रिजर्वायर वाटर बॉडीज के टाइम पे पॉन्ड के हिसाब से टॉप स्टेट कौन सी है, जो कि है वेस्ट, मतलब कि वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये भी आप चीजें यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक टाइप से ही आपका माइंड सेटअप जल्दी बन जाता है फॉर द एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं इसको रिलेट करने के एग्जांपल सबसे पहले देता हूं। आपने वेबक्यूर का नाम सुना होगा, हम बचपन में जब थे तो हमने सुनते थे वेबक्यूर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वो हम सबने पढ़ा है और हमें अभी तक याद है कि रेनबो में यही कलर होते हैं, वेबक्यूर। इसी तरह से आप जब ये न्यूमोनिक्स बनाने स्टार्ट करोगे, तो आपको जब ये न्यूमोनिक्स स्टफ करेंगे माइंड में, आपको पता है टैंक अंधा है, तो कोई क्वेश्चन है टैंक में आंध्र प्रदेश है, तो आपको पता बिल्कुल सही है, वो उसने टॉप किया है। वेस्ट जो लेक्स है वो टेमी है, टेमी इज तमिलनाडु। महा लेवल पे कंजर्वेशन होती है जी, महाराष्ट्र में होती है। पानी है, तालाब है, रिजर्वायर है, वो सब वेस्ट में है, यानी कि वेस्ट बंगाल। तो इस तरह करके आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं फॉर रीडिंग दी फॉर रिटेंशन ऑफ करंट अफेयर्स। दोस्तों ये मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताए हैं। अब अगर इस लेक्चर को कंक्लूड करेंगे, क्या एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी चाहिए व्हेन यू आर रीडिंग करंट अफेयर्स, तो वो क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था कि आपको एक ही सोर्स को फॉलो करना है और इस सोर्स को मल्टीपल टाइम्स रीड कीजिए, एटलीस्ट 2 बार तो पढ़िए ही पढ़िए। 2 से ज्यादा बार भी पढ़ सकते हैं, बट एटलीस्ट 2 बार तो पढ़िए। दूसरा है टाइमलाइन को डिफाइन कर लीजिए, 6 महीने करंट अफेयर्स को आप प्रायोरिटी पे पढ़िए। तीसरा है कि अब जब आपने चीजें पढ़ी हैं, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स, क्या ट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। आप फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, मैंने आपको भी दिखाया कि फ्लैश कार्ड्स आप बना सकते हैं। फिर आप माइंड मैप्स बना सकते हैं फॉर द रिटेंशन ऑफ करंट अफेयर्स। आप न्यूमोनिक्स बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज, अगर आपने चाहे फ्लैश कार्ड बनाया है, माइंड मैप बनाया है, न्यूमोनिक बनाया है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है दोस्तों, आपको अपने नोट्स को अब रिवाइज करना होगा ऑल्टरनेट डे में। ऑल्टरनेट डे का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको सारी मैगजीन रिवाइज करनी, नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं, तो उल्टा और बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। आपने जो ये शॉर्टकट्स यूज किए हैं, फ्लैश कार्ड्स, न्यूमोनिक्स, माइंड मैप, जो आपने ये बनाए हैं, आपने इनको ऑल्टरनेट डे पे रिवाइज करना है, और इस तरह से आपके जो करंट अफेयर्स है आप उसको बेटर रिटेन कर सकते हो। और ये जो तीनों चीजें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों, ये सिर्फ आप करंट अफेयर्स के लिए नहीं, आप अपने बाकी टॉपिक्स के लिए भी यूज कर सकते हो। मे बी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशन,
पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, इस तरह करके आप इन टॉपिक्स को याद कर सकते हो फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जामिनेशन। सो दोस्तों ये था हमारी आज की वीडियो का एजेंडा, जहां पे हमने आज डिस्कस किया है कि क्या पॉसिबल ट्रिक्स हो सकते हैं फॉर रिमेंबरिंग द करंट अफेयर्स। जहां पे हमने शुरुआत में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हर्डल्स क्या हैं। हमारे पास 3 प्राइम हर्डल्स कौन सी हैं। सबसे पहला जो हर्डल है वो है कि सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, दूसरा होता है टाइमलाइन डिफाइन करना, और तीसरा होता है कि कौन से टॉपिक्स में प्रायोरिटी में पढ़ूं। तो हमने पहले उन हर्डल्स को खत्म किया, फिर हमने रिटेंशन के तरीके ढूंढे, जहां पे हमने फ्लैश कार्ड की बात की है, माइंड मैप्स की बात की है, न्यूमोनिक्स की बात की है, और फिर हमने देखा है कि इन सबको करने के बावजूद भी आपको रिवीजन तो करनी ही पड़ेगी ऑल्टरनेटिव पे। सो दिस इज हाउ गाइस यू कुड रिमेंबर योर करंट अफेयर्स। सो आई होप आपका जो एक माइंडसेट जो एक बना है कि करंट अफेयर्स याद नहीं हो पाएंगे, वो माइंडसेट अब काफी हद तक ठीक हो गया, और अब आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी अब मुझसे करंट अफेयर्स याद हो सकते हैं। सो दोस्तों अब आपको मुझे एक चीज देनी है, अगर आपको इस वीडियो में क्लैरिटी मिली है विद रिस्पेक्ट टू द करंट अफेयर्स, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जी सर क्लैरिटी मिल चुकी है, अब करंट अफेयर्स से हमें डर नहीं लगता। ठीक है, सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।